पृथ्वी का जन्म आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। इस दौरान पृथ्वी ने कई उतार चढ़ाव का सामना किया है, कई विनाशकारी घटनाओं को देखा है। बिना जीवन की पृथ्वी से लेकर जीवन की अपार संभावनाओं से भरी पृथ्वी तक की यह यात्रा काफी रोमांचकारी है। वैज्ञानिकों की माने तो करीब 600 से 700 मिलियन साल के बीच के समय के दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब हरी भरी दिखने वाली ये पृथ्वी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से लेकर भूमध्य रेखा तक और पृथ्वी के हर कोने तक बर्फ से ढक गई थी। यह वह दौर था जब पृथ्वी पूरी तरह से एक बर्फ के सफेद गोले में बदल गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा करीब 2 बार हो चुका है जब पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ के गोले में बदली हो। माना जाता है कि पृथ्वी के बर्फ के गोले में बदलने की इन घटनाओं के कारण ही पृथ्वी पर कैम्ब्रियन विस्फोट की शुरुआत हुई और बहुकोशिकीय जीवों के विकास की यात्रा आगे बढ़ी। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के पूरी तरह से एक स्नोबॉल में बदलने की कहानी को बारीकी से समझेंगे और कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी का तापमान कंट्रोल में था, हर तरफ शांति से छाई हुई थी। लेकिन हो सकता है कि यह शांति किसी बड़ी घटना के शुरुआत की घंटी बजा रही हो। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होने लगा और बर्फीली हवाएं पूरी पृथ्वी पर तेजी से बहने लगी, जिसके कारण हर जगह पर बर्फ की चादर बिछने लगी थी। ठंडी बर्फीली हवाओं के कारण समुद्र की ऊपरी परत तेजी से बर्फ में बदल गई और पृथ्वी का नजारा एक नीले रंग के ग्रह से बदलकर अंतरिक्ष में स्थित एक सफेद रंग की बॉल के जैसा हो गया। लेकिन अभी भी समुद्र जमा नहीं था। भले ही ऊपर से देखने पर पृथ्वी सफेद रंग की दिखाई दे रही हो, लेकिन फिर भी बर्फ की मोटी परत के नीचे मौजूद पानी हिलोरे ले रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा किस कारण से हुआ। जब वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी की सबसे गर्म जगहों पर भी बर्फ के निशान मौजूद थे, जो कि वैज्ञानिकों को परेशानी में डालने के लिए काफी थे। जबकि हिमयुग के दौर में यहाँ पर बर्फ की मोटी चादर बिछी थी और आज दूर दूर तक बर्फ का एक छोटा सा ग्लेशियर भी नजर नहीं आता था। ग्लेशियर अपने पीछे काफी सबूत छोड़ते हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। जब पृथ्वी पूरी तरह से एक स्नोबॉल में बदल गई होगी, तब स्नोबॉल के बड़े बड़े हिस्से तेजी से कॉन्टिनेंट की सतह से बहते हुए समुद्र में पहुंचे होंगे और इस कारण से हमें स्नोबॉल अर्थ से जुड़े एविडेंस काफी बड़ी संख्या में समुद्रों से प्राप्त होते हैं। उस समय स्नोबॉल के साथ पत्थर बहकर समुद्र में पहुंच गए होंगे। इन पत्थरों को ड्रॉप स्टोन कहा जाता है। इस प्रभाव से जुड़ी बहुत सी संरचनाएं वैज्ञानिकों को सबूत के तौर पर मिलती हैं। ये ऐसी संरचनाएं हैं जिनमें ऐसा लगता है जैसे कि किसी पत्थर को समुद्र की तलछट में तेजी से गिरा दिया गया हो। लेकिन इस बात की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है कि उस समय पत्थरों के साथ समुद्र में और क्या क्या बहकर गया होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय तक पेड़ों का विकास नहीं हुआ था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिनके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर तेजी से कम हुआ और पृथ्वी एक स्नोबॉल में बदल गई। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इस सिचुएशन को ट्रिगर किया था। वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब में सही कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह की सिचुएशन को ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स अलग अलग हैं। इसलिए एक निश्चित सिद्धांत पर सहमति बन पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें इस तरह की सिचुएशन को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। हम जानते हैं कि शुरुआती दौर में हमारी पृथ्वी पर एक ही द्वीप था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। आज हम जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हैं वे सभी एक क्लस्टर की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस क्लस्टर को सुपर कॉन्टिनेंट रूडनिया कहा जाता है। जब पृथ्वी पर स्नोबॉल की कंडीशन शुरू हुई उस समय सुपर कॉन्टिनेंट रूडनिया तेजी से टूटने लगा था। उस समय अलग अलग द्वीपों के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस ब्रेकिंग रूडनिया ने स्नोबॉल अर्थ की प्रोसेस को ट्रिगर किया होगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि सुपर कॉन्टिनेंट रूडनिया का कॉन्टिनेंट में टूटने का संबंध स्नोबॉल अर्थ से कैसे हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब रूडनिया कॉन्टिनेंट 2 हिस्से में टूटने लगा, तब टूटने की प्रोसेस के कारण हो सकता है कि कॉन्टिनेंट क्षेत्र में बारिश पहले के मुकाबले ज्यादा होने लगी होगी, जिसके कारण कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर कम हुआ होगा। लेकिन कम होता ये टेम्परेचर इतना ज्यादा कम नहीं था कि इसके कारण पृथ्वी पर स्नोबॉल की प्रोसेस शुरू हो सके।
इस प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए एक दूसरा फैक्टर भी रोडनिया के टूटने के कारण शुरू हुआ। जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के टूटने की प्रोसेस बढ़ने लगी तो इस क्षेत्र में मौजूद चट्टानें भी टूटने लगी। टूटती इन क्रिस्टल चट्टानों को तेजी से तोड़ने का काम किया कॉन्टिनेंट क्षेत्र में बढ़ती बारिश की मात्रा ने। इस कारण से चट्टानों का तेजी से अपक्षय होने लगा। चट्टानों की तेजी से होते अपक्षय के कारण एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आने लगी, क्योंकि जब चट्टानें टूटने लगती हैं तो वे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से अवशोषित करने लगती हैं। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। जब प्रकाश किरणें सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं तो इस पृथ्वी के द्वारा उन्हें वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। पृथ्वी की सतह से तो इन रेज को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश किरणों की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह का तापमान नियंत्रित रहता है। जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आई तो पृथ्वी का टेम्परेचर तेजी से कम हुआ होगा, और इस कारण से हो सकता है कि पृथ्वी के बर्फ के गोले में बदलने की प्रोसेस शुरू हुई हो। अधिकतर वैज्ञानिक इस सिद्धांत से पूरी तरह से सहमत दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह से हो सकता है कि पृथ्वी के टेम्परेचर में कमी आई हो, लेकिन यह कमी इतनी ज्यादा नहीं थी कि इससे पूरी पृथ्वी ही एक बर्फ के गोले में बदल जाए। फिर से सवाल वही आता है कि इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी पर हुए बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों का अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों को बड़े ही चौंकाने वाले डेटा मिले। वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी को तेजी से एक बर्फ के गोले में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका किसी बहुत बड़े ज्वालामुखी ने निभाई होगी, और इस ज्वालामुखी का विस्फोट करीब 717 से 719 मिलियन वर्ष पहले हुआ होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान हुआ ज्वालामुखी विस्फोट इतना शक्तिशाली रहा होगा कि इससे कई महीनों तक लगातार लावा फाउंटेन की तरह बाहर आता रहा होगा, जिसके चलते वातावरण का टेम्परेचर तेजी से बढ़ा होगा। लेकिन तब तक इस ज्वालामुखी विस्फोट से निकले सल्फर पार्टिकल्स ने सल्फर एरोसोल की एक बहुत मोटी परत का स्ट्रेटोस्फीयर में कर लिया था, जिसके कारण पृथ्वी पर आने वाली प्रकाश किरणें पूरी तरह से रुक गईं, क्योंकि सल्फर के ये पार्टिकल्स स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचने के बाद सूरज से आने वाली प्रकाश किरणों को तेजी से स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते थे। इस रिफ्लेक्शन के कारण पृथ्वी के टेम्परेचर में तेजी से गिरावट आई होगी, जिसके चलते पृथ्वी पर स्ट्रॉन्गेस्ट कूलिंग इफेक्ट शुरू हुआ और पृथ्वी तेजी से बर्फ के गोले में बदल गई। भले ही पृथ्वी की सतह बर्फ की एक मोटी परत के नीचे दब गई हो, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना ने ही कैम्ब्रियन क्रंच को ट्रिगर करने का काम किया था। अब सवाल ये आता है कि यदि स्नोबॉल अर्थ के कारण कैम्ब्रियन क्रंच ट्रिगर हुआ था, तो इससे पहले पृथ्वी पर यदि जीवन मौजूद था तो वह कैसा था, और पृथ्वी की सतह के बर्फ की मोटी परत के नीचे दबने के बाद यह कैसे बदला होगा। उस समय तक पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवन पनप चुका था। इस समय तक पृथ्वी पर बैक्टीरिया, शैवाल और प्रोटिस्टा भी मौजूद रहे होंगे। कुछ सबूत इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि शायद इस समय तक स्पंज जैसे दिखने वाले बहुकोशिकीय जीव भी अस्तित्व में आ चुके थे। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर स्नोबॉल से पहले और उसके बाद जीवन पूरी तरह से बदल गया था। जहां पहले सभी जीव एक दूसरे से अलग अलग रहते थे, वहीं स्नोबॉल के क्राइसिस के कारण बदली परिस्थितियों ने सभी जीवों को एक साथ रहने के लिए मजबूर किया होगा, ताकि ये अपने अस्तित्व को बचा सकें। इस समय इन कोशिकाओं को ये बात बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि यदि इस सिचुएशन में भी हम अलग अलग रहते हैं तो निश्चित ही हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए इन कोशिकाओं ने एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया होगा, और एक दूसरे के संपर्क में आने से सरल कोशिकीय जीवन से बहुकोशिकीय जीवन को ट्रिगर करने के लिए जरूरी परिस्थितियां मिल गई होंगी। इस कारण से साइनोबैक्टीरिया जैसी छोटी कोशिकाओं के दूसरी कोशिकाओं के सहअस्तित्व के कारण ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शैवाल कोशिकाओं का जन्म हुआ होगा, जिससे हो सकता है कि पृथ्वी पर बहुकोशिकीय जीवन को विकसित होने के लिए एक मंच मिला हो, जिसके कारण तेजी से बहुकोशिकीय जीवन विकसित हुआ हो। स्नोबॉल की यह सिचुएशन पृथ्वी पर ज्यादा लंबे समय तक मौजूद नहीं रही होगी, और जब आसमान साफ हुआ होगा तो सूरज से आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगी होंगी। साथ ही साथ पूरी पृथ्वी के बर्फ से ढक जाने के कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी तेजी से बढ़ने लगी होगी। अब प्रकाश भी पृथ्वी पर पहुंचने लगा था और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी तेजी से वृद्धि हुई, तो पृथ्वी का तापमान तेजी से बदला और पृथ्वी की सतह पर मौजूद बर्फ की मोटी परत तेजी से पिघलने लगी होगी, और एक बार फिर से
पृथ्वी अधिक नए रूप में सामने आई होगी। पृथ्वी का पहला हिमयुग करीब 58 मिलियन वर्षों तक चला होगा, लेकिन हर बार ये तेजी से समाप्त भी हो जाता है और अचानक से पृथ्वी की जलवायु का स्वरूप बदल जाता है। दूसरा स्नोबॉल करीब 5 से 15 मिलियन वर्ष तक ही चला होगा। इस कारण से बहुत से सवाल आज भी जवाब के इंतजार में खड़े हैं, जैसे कि पहला हिमयुग जब करीब 58 मिलियन साल तक ही चला, तो दूसरा हिमयुग सिर्फ 5 से 15 मिलियन वर्ष के छोटे से समय तक ही क्यों चला? दोनों हिमयुग के बीच सिर्फ 10 मिलियन साल का ही समय बीता था। 10 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर इतनी बर्फ मौजूद नहीं थी और फिर अचानक से पृथ्वी स्नोबॉल अर्थ के माहौल में चली गई, कैसे? इसी के साथ एक सवाल और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या भविष्य में पृथ्वी एक बार फिर से हिमयुग के दौर में एंट्री करेगी? इस सवाल का जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी, क्योंकि हम नहीं जानते कि यदि पृथ्वी एक बार फिर से स्नोबॉल के युग में एंट्री करेगी तो कब करेगी और क्यों करेगी, और न ही इस सवाल का हमारे पास जवाब है कि पृथ्वी आने वाले समय में हिमयुग के दौर में एंट्री क्यों नहीं करेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।